हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है विशेष ज्ञान एडोयान और मैं हूं आपके साथ रत्नेश कुमार गिरी। आज हम लोग बात करेंगे इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट की, जो पिछले 4 सालों में लगभग 5 गुना बढ़ा है दोस्तों। और इसके कारण हमारे पड़ोसी देश में, खासतौर पे जो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं चीन पाकिस्तान, इनको तो झटका लगा ही है, लेकिन इनके साथ साथ दुनिया के वे देश जिनसे भारत हथियार खरीदता था, चाहे वो अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस, इजराइल हो, इनके लिए भी ये बहुत ही बड़ा झटका साबित होने वाला है दोस्तों। सिप्री ने भारत को एक्सपोर्ट जायंट के कैटेगरी में रखा है। तो आइए देखते हैं पूरा माजरा। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हम लोग जो है इस सौर मंडल के इस छोटे से ग्रह पर रहने वाले प्राणी हैं, तो हमारे पास इतना हथियार की जरूरत क्या पड़ती है। देखिए, अगर आप हम सभी को पता है कि जब से मानव इतिहास की शुरुआत हुई है, हमारे लिए कपड़ा, मकान, भोजन के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इन सबसे अलग अगर बात करें, तो दुनिया पर रूल उसी ने किया है जो इसके पास ताकत और बुद्धि का बल रहा है। भारत की बात करें तो भारत में भी प्राचीन काल से मगध और बाकी जो आपके जनपद जो थे, वो इसलिए मजबूत रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास अच्छे हथियार रहे थे। इसीलिए हमने बाकी जनपदों को रूल किया था। आपके हथियार और अच्छे शस्त्र बुद्धि के कारण ही जो है यूरोप ने 17वीं 18वीं सदी के आसपास पूरी दुनिया को गुलाम बनाया। तो रक्षा प्रणाली जो है बहुत ही जरूरी होती है दोस्तों। और खास तौर पे रक्षा प्रणाली तब और जरूरी हो जाती है जब आपके पास जो है दो आपके ऐसे मित्र हों या ऐसे पड़ोसी हों जिनसे आपको हमेशा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर भारत की बात करें तो भारत आप देख सकते हो पूरे ग्लोब पे यहाँ। उसके बाद फिर हमारे पास पाकिस्तान और चीन जैसे दो सुखद पड़ोसी देश हैं जिनसे हम अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम भी होती है, और हम ये चाहते हैं कि हम इनसे हमेशा 2 कदम आगे रहें। चीन वाकई आज के दुनिया में एक बहुत ही जायंट कंट्री बन चुका है, जिसने ना सिर्फ एक्सपोर्ट में, डिफेंस में, रिसर्च में, स्पेस में, हर फील्ड में काफ़ी तरक्की की है। और आने वाले टाइम में ऐसा माना जाता है कि ये अमेरिका को हर फील्ड में पीछे छोड़ेगा। तो इस लिहाज से भारत के लिए ये भी ज़रूरी हो जाता है। अब पिछले कुछ सालों से अगर देखें तो भारत का जो रक्षा बजट है, वह लगातार बढ़ा है। हमेशा हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा खर्च किया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भारत का जो रक्षा बजट है वो हमेशा चौथे नंबर पे रहा है पिछले एक दशक से। जिसमें सबसे नंबर 1 पे आपका अमेरिका है, सेकंड नंबर पे चाइना है, थर्ड नंबर पे सऊदी अरब है और फोर्थ नंबर पे आपका इंडिया है। इसमें जो आपको येलो कलर में दिख रहा है वो ये है कि जो दूसरे देशों से खरीदी जाती है। तो आप देख सकते हो साफ तौर पे कि चीन, अमेरिका, ये वैसे देश हैं जो ज़्यादातर जो है अपना जो सामान है, हथियार है, वो खुद निर्माण करते हैं। जबकि बाकी जो सऊदी अरब और भारत को आप देख लो, तो ये ज़्यादातर सामान जो है, हथियार और रक्षा सामग्री, ये दूसरे देशों से खरीदते थे। तो अगर आप हमेशा दूसरे देशों पर निर्भर रहते हो तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप हमें देख सकते हो जैसे रक्षा समझौते में ही राफेल हम लोग को 2008-9 में चाहिए था और उसको खरीदते खरीदते हम लोग को 2020 पड़ गया। सेम इसी ढंग से हम लोग किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं, फिर उस देश से बातचीत होती है, कभी डिमांड इशू होता है, कभी सर्विस इशू होता है, कभी मेंटेनेंस इशू होता है, और इस तरह से हमारे समझौते लगातार डिले हो रहे हैं। जबकि हमारी ज़रूरतें हमारी पड़ोसी दुश्मनों के कारण ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। अब टू फ्रंट वॉर चाइना और पाकिस्तान के एक साथ हमले के हिसाब से हमको तैयार रहना ज़रूरी है। इसको देखते हुए आपकी मोदी गवर्नमेंट ने और मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम लॉन्च किया था, उसके तहत भारत ने अपना डिफेंस एक्सपोर्ट काफ़ी तेज़ी से बढ़ाया है। पिछले 4 सालों में देखें तो भारत का डिफेंस जो एक्सपोर्ट है, जो हम लोगों ने भारत से रक्षा सामान बना करके दूसरे देशों को बेचा है, ये लगभग 5 गुना बढ़ा है। ये लगभग 10,000 करोड़ के आसपास था और भारत सरकार ये चाहती है कि 2025 आते आते हम अपने रक्षा एक्सपोर्ट को लगभग 35,000 करोड़ कर लें, यानी 5 बिलियन का कर लें, जो कि एक अच्छा माना जा रहा है। अब देखिए, पिछले एक दशक में भारत ने लगातार अपनी रक्षा पे बहुत ज़्यादा खर्च किया था, लेकिन 2021 के रक्षा बजट में भारत सरकार ने अपने रक्षा बजट में पिछले बजटों की अपेक्षा कटौती की है, जिससे विपक्ष ने काफ़ी नकारात्मक तेवर भी दिखाए थे कि भारत सरकार हमारी सेनाओं के हाथ बांधना चाहती है, उनको कम पैसे दे रही है। तो भारत सरकार यहाँ पर दूसरे तरीके से वर्क कर रही है दोस्तों। यहाँ पर क्या कर रही है सरकार कि वो डिफेंस
पे खर्च कम कर रही है, लेकिन जो आपकी रक्षा सामग्री के उत्पादन वाली जो कंपनियां हैं, जो इन चीजों को निर्माण करेगी, उनको ये काफी बढ़ावा दे रही है। और इसलिए आप देख सकते हो कि भारत जो है रक्षा पे खर्च करने वाला अभी भी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बना हुआ है, आपका अमेरिका और चीन के बाद। अब भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में क्या-क्या प्रयास किए हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर उसने डिफेंस कॉरिडोर बनाए हैं, बजट एलोकेशन किया है, डिप्लोमेसी टूल्स यूज़ किया है, पॉजिटिविटी लिस्ट बनाई है और स्किलफुल लेबर बनाया है। इन सभी के बारे में थोड़ा-थोड़ा बात करते हैं। तो देखिए, सरकार जो है अपने एक्सपोर्ट को, अपने रक्षा निर्यात को बढ़ाना चाहती है और उसको लेकर के सरकार ने कुछ चीज़ें की हैं। सबसे पहला तो उसने जो लाइसेंसी था, जो लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा टफ थी, उसको उसने सिंपल कर दिया। दूसरा जो इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग था, उसको भी वो उसने सिंपल किया है, एनओसी को सिंपल कर दिया है। आपकी इसमें रक्षा क्षेत्र में भी पहले जो है विदेशी निवेश की अनुमति नहीं थी, यानी बाहर का कोई व्यक्ति रक्षा क्षेत्र में निवेश नहीं कर सकता था। अभी वहाँ भी आपके रक्षा क्षेत्र में भी निवेश की अनुमति दी गई है और साथ ही साथ आपके डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी लाई गई है। रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया है, तो एक पॉजिटिव लिस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट बनाया है। यानी कि आप देख सकते हो कि इस लिस्ट में क्या है, तो 209 आइटम आइटम को रखा गया है। अगर रक्षा के किसी भी संस्थान को, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कमांडो, आपके सीआरपीएफ, किसी भी जो आपकी यूनिट है, उसको अगर इन चीज़ों की ज़रूरत होगी, तो हर हालत में उसको भारत में बनी हुई इंडस्ट्री से ही इन चीज़ों की प्रोक्योरमेंट करनी पड़ेगी। इसको विदेश से आप नहीं खरीद सकते। तो इससे क्या होगा कि आपका स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा, स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा, बजटरी एलोकेशन बढ़ाया है दोस्तों, कि मतलब आप देख सकते हो कि जो जितना भी आपका रक्षा क्षेत्र में वैसे जो बजट था, जो कि किसी उत्पाद के खरीदने के लिए था, यानी कि आपके पूंजी निर्माण के लिए थी रक्षा क्षेत्र में, उनमें ये नियम बना दिया गया है कि आपका 63% जो है 2021-22 के लिए 63% आपको खर्च जो है वो भारत की कंपनी पे करना पड़ेगा। यानी अगर किसी भी संस्थान को कोई चीज़ चाहिए, तो पहले तो उनको ये 209 आइटम जो है, अगर इनमें से कुछ चाहिए तो भारत से खरीदिए। और दूसरा, भारत सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि जितना उनको सामान खरीदना है पूरे साल में रक्षा का, उसका 63% जो है वो भारत से ही खरीदेंगे। तीसरा, उसने डिप्लोमेसी टूल्स यूज़ किया है कि अगर कोई विदेशी देश, मान लो मलेशिया, वियतनाम, आपका ब्राज़ील, ये सब भारत के बने हुए सामान में काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो अगर इनको वो चीज़ें चाहिए, तो हम आपको कर्ज भी देंगे, लाइन ऑफ क्रेडिट भी देंगे, ताकि इससे क्या होगा कि आप आसानी से खरीद भी सकते हो और हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। फिर भारत सरकार ने ये भी बोला है कि हम खास तौर पे वैसे देश जो इंडियन ओशियन से जुड़े हुए हैं, तो उनको हम काफ़ी सस्ते दरों पे सामान जो है उपलब्ध कराएँगे। फिर इसके अलावा अगर आप ये देखो, तो सिपरी की जो रिपोर्ट है, अब ये सिपरी क्या है दोस्तों, तो ये स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जो दुनिया में रक्षा क्षेत्रों का लेखा-जोखा एक तरह से ऑडिट करती है और ये जारी करती है सूचकांक कि कौन देश कितना ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो इसने ये बोला है कि आपकी एचएएल जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है, जिसने तेजस बनाई थी, इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये जो 3 कंपनियां हैं, ये दुनिया की टॉप 100 कंपनियों में शामिल हो गई है। और इस भारत में रक्षा क्षेत्र में एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि भारत जो है मानव संसाधन की दृष्टि से बहुत ही सशक्त कंट्री है, बहुत ही आपका अच्छा देश है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी युवा है, धीरे-धीरे भारत सरकार उसको स्किल भी कर रही है। तो लो लेबर आपका कॉस्ट है और उसके कारण फिर आपको सस्ते दरों पे ये सामान निर्मित हो जाते हैं, जिसके कारण ये जो उत्पाद होंगे, जो सेम क्वालिटी के उत्पाद अगर आप यूरोप और अमेरिका से खरीदो और उस क्वालिटी के उत्पाद को आप भारत से खरीदो, तो भारत का सामान आपको चीपर भी मिलेगा। तो एक तो क्वालिटी की गारंटी है, दूसरा आपको सस्ता मिल रहा है और तीसरा, भारत जो है दूसरे देशों को कर्ज भी दे रहा है कि आप हमारे यहाँ से सामान खरीदिएगा तो हम आपको कर्ज भी देंगे। अब इसके क्या मायने हैं, तो देखिए, सबसे पहले तो भारत का फॉरेक्स बढ़ेगा, यानी फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। दूसरा, इससे हमारे यहाँ रोजगार की उत्पत्ति होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। साथ ही साथ हम जो है R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, नई नई तकनीकों पे पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे। जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम उनको नई तकनीकों में लगा सकते हैं, जिसके कारण हमारा रक्षा जो क्षेत्र है और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके साथ-साथ हम जो है वैसे देशों को बेच सकते हैं अपने उत्पाद, जो हमारे फ्रेंडली कंट्री हैं, तो इससे हमारी दुनिया में सॉफ्ट पावर जो है उसमें भी वृद्धि होगी। साथ ही साथ आप देख सकते हो, तो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, यानी हम जो है सेल्फ सफिशिएंट बनेंगे, हम दूसरे देशों पर निर्भरता हमारी जो है कम हो जाएगी। और इसके अलावा
जो पब्लिक सेक्टर जो आपके कंपनियां हैं और खास तौर पे प्राइवेट कंपनियां हैं, इनको भी सरकार बढ़ावा दे रही है ताकि सरकार जो है इन चीज़ों के निर्माण और खरीद पर उतना डिपेंडेंट ना रहे। भारत की खुद की कंपनियां इन चीज़ों का निर्माण करें और उसको बेचे भी, ताकि कम समय में भारत जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सके, यानी शॉर्ट टर्म पे भी भारत को ये चीज़ें उपलब्ध हो जाए। अब भारत के इस रास्ते में आपका ये चैलेंजेस क्या है? तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जिस समय हमने ये बजट कम किया है, बजट कम करना सही था, लेकिन इस समय ये सही नहीं है क्योंकि चीन और पाकिस्तान दोनों से हमारी अनबन हो रखी है और इस कारण से हमें अपने रक्षा क्षेत्र में बढ़ावा देने की ज़रूरत है, तो सामान चाहिए। लॉन्ग टर्म में आप अपने यहाँ के सामान यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी उन चीज़ों को बनने में टाइम लगेगा, तो इस हिसाब से अभी हम लोग को दूसरे देशों पर ही निर्भर रहना है कुछ समय के लिए। फिर रेड टैपिज़्म, ऑफ़िस का जो गेम है बहुत ज़्यादा लेट होता है, तो उस कारण से ये ऑफ़िस के खेल के चक्कर में जो है सरकारी लाल फीताशाही के चक्कर में चीज़ें लेट हो जाती है। फिर जो चाइना की डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है, ख़ास तौर पे इंडिया के पड़ोसी देशों के साथ, जिसमें आपका श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, आपका मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, इसके कारण भी भारत को सतर्क रहने की ज़रूरत है क्योंकि चाइना जो है इसके कारण जो है हमारे पड़ोसी देशों में अपना प्रभाव लगातार बढ़ा रहा है। और इसके अलावा चौथी जो समस्या ये है कि अमेरिका, फ्रांस, आपके ब्रिटेन, रूस जैसे देश पहले ही इस क्षेत्र में काफ़ी बड़े आपके शेयरधारक हैं, तो उनसे भी आपको टक्कर मिलने की काफ़ी उम्मीद है और उनको भी आपको देख के चलना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि ये भारत का मैप है और इस भारत के मैप में अगर आप देखो, तो खास तौर पे 2 स्टेट ऐसे हैं जो भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के मामले में काफ़ी समृद्ध है। एक तो है आपका तमिलनाडु, जहाँ पे आपको देख सकते हो कि तमिलनाडु में इस तरह के आपके डिफेंस कॉरिडोर है। कोयंबटूर, होसूर, आपके तिरुचिरापल्ली, उसके बाद सेलम, चेन्नई, इन जगहों पे आप देख सकते हो कि डिफेंस चीज़ों का उत्पादन होता है। और उसके बाद अभी-अभी 2019-20 से सरकार ने यूपी में यूपी सरकार इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और यूपी में इस तरह से आपके डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ दोस्तों। आपके दिसंबर महीने में ही इस चीज़ का उद्घाटन हुआ और डीआरडीओ की जो फैक्ट्रियाँ हैं यहाँ पर वर्क करना स्टार्ट की है। इसके अलावा बहुत सारी प्राइवेट कंपनियाँ थी, जैसे आपको मैं बता दूँ कि आपका AK-203 जो है, जो AK-47 के बाद की जो आपकी असॉल्ट राइफल है, जिसको अब भारत सरकार भारत में ही बनाई गई रूस के सहयोग से आपका रायबरेली में। तो इस तरह से रक्षा जो सामग्रियाँ हैं, आप देख सकते हो कि धीरे-धीरे भारत सरकार ये चाह रही है कि हम भारत में इसको बनाएँ। इसके अलावा देखिए, तो और क्या है, तो भारत सरकार ये चाह रही है कि हम लोग 35,000 करोड़ का बिज़नेस करें 2025 तक, तो इसके लिए कुछ चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहला तो है कि हम लोग को एफिशिएंट डिफेंस इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, यानी बिल्कुल सस्ता और टिकाऊ चीज़ों पे हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। उसके अलावा जो हम लोग बजट एलोकेशन कर रहे हैं, वो बजट एलोकेशन नॉन लैप्सेबल होना चाहिए, यानी वो खत्म नहीं होना चाहिए साल दर साल, वो लंबे समय में भी यूज़ होना चाहिए। सरकार को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पे ध्यान देना चाहिए और उसके साथ-साथ खुद की टेक्नोलॉजी भी डेवलप करनी चाहिए ताकि हम लोग मेक इन इंडिया को और ज़्यादा बूस्ट कर सकें। चीन की जो नीतियाँ हैं, उसको हम लोग रिवर्स वे में यूज़ कर सकते हैं। जैसे चीन ने रिंग ऑफ पर्ल्स खेला, हमारे पड़ोसियों को उसने सस्ते ऋण दिए, तो हम भी उनके जो पड़ोसी हैं, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, उनको हम इस तरह से आपका मंगोलिया हो गया, इस तरह के देशों को हम सस्ते दरों पर हमको ऋण उपलब्ध कराने चाहिए। और इसके अलावा हम लोग को प्राइवेट जो कंपनियाँ हैं, उसको इस क्षेत्र में इनकरेज करना चाहिए, जिसमें अभी आप देख सकते हो टाटा इंडस्ट्री आ गया है, उसके साथ-साथ आपको अडानी पावर आ गया, रिलायंस डिफेंस आ गया। तो इन कंपनियों को भी आपका इसमें प्रोत्साहन देना चाहिए और बहुत सारे जो स्टार्टअप हैं, खास तौर पे आपका एरोनॉटिक फील्ड में, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए। और इसके अलावा हम लोग को बाकी देशों के साथ, जैसे फ्रांस, रूस, इन देशों के साथ हम लोग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए कोलैबोरेट करना चाहिए ताकि हम जो है अच्छी टेक्नोलॉजी हम अपने देश में ही ला सकें। इसको लेकर के आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा कि भारत जो है धीरे-धीरे अपनी राह पे निकल चुका है और आत्मनिर्भरता की ओर ये कदम है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना ध्यान रखें, पर्यावरण को स्वच्छ रखें। धन्यवाद, जय हिंद।